से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डील करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको। कहता है जी if 1/2 and 1/3 be the first term and the third term of a GP। 1/2 फर्स्ट टर्म है, 1/3 थर्ड टर्म है जीपी की। आपने फाइंड करनी है जी सेकंड टर्म। अब फर्ज कर ले सेकंड टर्म हमारे पास जी है। तो आपको पता है कि जो 3 नंबर अगर जीपी में हो तो दरमियान वाला नंबर दरअसल पहले का और तीसरे का ज्योमेट्रिक मीन होता है। यानी कि दरमियान वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा जी? फर्स्ट नंबर जो कि 1/2 है, थर्ड नंबर जो कि 1/3 है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये 1/6 बन जाएगा। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/6। तो जी की जो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/6, ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं जी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी। यहां पर भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, लेकिन अब 4 टर्म्स टोटल है जिनमें से हमें पहली और तीसरी गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? अब चूंकि ये एक से ज्यादा दरमियान में टर्म्स हैं तो हम इस टेक्निक से बेहतर क्या टेक्निक यहां पर यूज करें अभी देख लेते हैं जी। 2/3 एंड 9/4 रिस्पेक्टिवली। देन सेकंड एंड थर्ड टर्म आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अब ऑप्शंस आपको गिवन है, बजाय इसके कि हम यहाँ पर सेकंड टर्म A2 थर्ड टर्म A3 रखें, फॉर्मूला लगाएं, लंबी लंबी कैलकुलेशंस करें जो कि हम अपनी बुक में करते रहे हैं। हम चूंकि हमें ऑप्शंस गिवन है तो हम शॉर्ट टेक्निक से करेंगे। फर्स्ट कर लें जी पहले ऑप्शन में आपके पास जो टर्म्स हैं यही वाली टर्म्स हैं सेकंड और फोर्थ। तो चूंकि उसने कहा हुआ है कि ये जीपी है लिहाजा इनको दरमियान में रखने से ये सीक्वेंस जीपी बननी चाहिए। चेक कर ले बनती है कि नहीं बनती। जीपी सीक्वेंस कौन सी होती है वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रेशियो सेम हो। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करो, भाई इसको डिवाइड करोगे इस पे तो 3/2 आ जाएगा, जबकि इसको इस पे डिवाइड करने से 3/2 नहीं आ रहा, इसको इस पे डिवाइड करने से 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि रेशियो सेम नहीं है, ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। कितनी आसानी से चेक हो गया। तो बैक सॉल्व करेंगे जी, अपनी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। बीटा ऑप्शन में गिवन है जी 1 के साथ 2/3, तो यहां पर आ गया 2/3। तो अब चेक करें 1 को इस पे डिवाइड किया 3/2, जबकि इसको इस पे डिवाइड करने से 2/3 आ रहा है। अभी भी रेशियो सेम नहीं। इसका मतलब ये कि ये वाले भी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। चार्ली ऑप्शन को देखते हैं, यहां पर 3/2 गिवन है जी, सेकंड टर्म 1 ही। अब देखें जी इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 3/2, जबकि इसको इस पे डिवाइड करने से भी 3/2। जबकि इनको भी चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से तो रेशियो सेम मिल रही जबकि इसको इस पे डिवाइड करने से ये ना मिले। तो 9/4 को जब 3/2 पे डिवाइड करेंगे तब भी 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बच जाएगा और 4 2 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो तब भी 3/2 ही आपका आंसर आएगा। तो हर हाल में यहाँ पर आपकी रेशियो सेम आ रही है, तो इट मीन्स के चार्ली ही आपका आंसर है जी। इस तरह आप डेल्टा 1 और यहाँ पर 4/3 करके भी चेक कीजिए, रेशियो सेम नहीं मिलेगी। इसको इस पे डिवाइड करने से 3/2, जबकि इसको इस पे डिवाइड करने से 4/3 बनेगा, रेशियो सेम नहीं आएगी। इस टेक्निक से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चों इसी टेक्निक से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो कि 3 नंबर थे हमारे पास ये अप्रोच ज्यादा इजी थी यूज करने के लिए, सो हमने इससे कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 बहुत सिंपल सा काम है। कहते हैं जी कॉमन रेशियो फाइंड करनी है सीक्वेंस की। किस सीक्वेंस की? सबसे पहले चेक करिए कौन सी सीक्वेंस है। डेफिनेटली उसने कॉमन रेशियो की बात की है तो सीक्वेंस जीपी ही होगी। भाई बहुत आसान काम, इसको इस पे डिवाइड करो r की 5, इसको इस पे डिवाइड करो। जब आप r10 को r5 पे डिवाइड करोगे तब भी r की 5 ही बचना। भैया इसको इस पे डिवाइड करोगे तो भी r की 15 ओवर r की 10 इज इक्वल टू r/10 ही बचेगा, r/5 ही बचेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें कॉमन रेशियो कितनी आ रही है जी? r/5, जो कि आपके पास मौजूद है ऑप्शन चार्ली। ठीक हो गया जी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हर क्वेश्चन टेक्निकल नहीं होना, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान से भी होने हैं जिनका आप 1 या 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चों थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है 2.23 का बार। अब ये क्या नंबर है?
चैप्टर 6 का पार्ट है ये, वल्गर फ्रैक्शन याद कर लें। 6.7 एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डील किया हुआ वल्गर फ्रैक्शंस। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने वल्गर फ्रैक्शन कैसे फाइंड करनी है, पी और क्यू यानी कि रैशनल जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, उसके मुताबिक इसको हमने इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका शॉर्टकट मैं आपको चैप्टर 1 में ही बता चुका हूँ। हमने क्या करना होता था याद कर लीजिए, हमने पूरा नंबर बार को छोड़ के और पॉइंट को छोड़ के एज इट इज लिख देना है। तो पूरा नंबर क्या है जी, बार भी इग्नोर, पॉइंट भी इग्नोर, 2 2 3, पूरा नंबर ऐसे लिख देना है, बार को भी छोड़ के पॉइंट को भी छोड़ के। मैं याद करवा रहा हूँ, ये बात आपको पहले मैं समझा चुका हूँ, ठीक है जी। पूरा नंबर बार को छोड़ के पॉइंट को छोड़ के लिख दिया। माइनस करना है कुछ आपने, क्या माइनस करना है आपने, बार वाले हिस्से को माइनस करना है, यानी कि बार वाला हिस्सा कौन सा जी, 2 3, बार वाले हिस्से को छोड़ के आपने माइनस करना है। 2 3 बार वाला हिस्सा है, इसको छोड़ के बाकी क्या बचेगा जी, 2 2 आपने माइनस कर देना, राइट जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है जी किस पे, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं जिनके ऊपर बार होता है, जिनके ऊपर डॉट्स होते हैं, तो उतने डिजिट रिपीट हो रहे थे, जितने रिपीट हो रहे होते उतने 9 लगाने होते हैं। और यहां पर हमने कुछ जीरो भी लगाने होते हैं। अब ये कितने जीरो लगाने होते हैं जी, उतने जीरो लगाने होते हैं जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते पॉइंट और बार के दरमियान में। तो बार और पॉइंट के दरमियान में कोई भी डिजिट नहीं है, इट मीन्स कि हमने कोई भी जीरो यहां पर नहीं लगाना। तो बस इसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा जी 221/99। यू कैन सी इन ऑप्शन बी, बीटा ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि फर्ज करने हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, मैं एक और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं, लाइक 2.2123 है। अब आपने क्या करना है जी, मैंने क्या तरीका बताया होगा, पूरा नंबर आपने बार और पॉइंट दोनों को छोड़ के ऐसा लिख देना है। क्या बनेगा जी, 22123 माइनस करना है, किसको माइनस करना है, बार वाले हिस्से को छोड़ के माइनस करना है, पूरा नंबर 221, तो 221 आपको माइनस करना पड़ेगा, बार वाले हिस्से को छोड़ के बाकी जो नंबर होगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। नीचे क्या करना है, कितने 9 लगाने हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 है ये, तो 2 9 लगा दिए। और कितने जीरो लगाने हैं, वो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, कितने तादाद काउंट करो, 2 हैं, 2 जीरो लगा दिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप पी और क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को। तो चलिए जी क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। इसमें कहता है जी अ सीरीज हुज nth टर्म इज n by x plus 2 द सम ऑफ 10 टर्म्स। अच्छा, किसी भी सीरीज की nth टर्म गिवन हो तो हम उसका सम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जी, याद करें कि अगर आपके पास कोई सीरीज है, लाइक उसकी nth टर्म है Sn, तो आप सबसे पहले nth टर्म को ak बनाते हैं, यानी n की जगह k रिप्लेस करते हैं। तो n टर्म्स का सम निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम, Sn हम सीरीज अप्लाई कर देते हैं n फ्रॉम 1 to n ak, इतनी टर्म्स का सम निकालना होता है, ठीक है जी। यहाँ पर k है, जितनी टर्म्स का सम निकालना होता है हम k को डमी इंडेक्स बनाकर उतना नंबर हम ऊपर लगा देते हैं और इनका यूं सम कैलकुलेट कर देते हैं। ऐसा आपने पढ़ा था 6.11 एक्सरसाइज में। तो हमने 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो सबसे पहले हम n से ak निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, n को k से रिप्लेस करके यहाँ k आ जाएगा, नीचे x है प्लस 2। तो हमने जो कि 10 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब n की जगह 10 है, राइट जी। तो k फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ पर ak आ जाएगा। तो सबसे पहले मरले में हम समेशन k फ्रॉम 1 to 10 जी ak पुट करते हैं। ak किसके बराबर है, ये रहा जी ak, k ओवर x प्लस 2। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है समेशन अप्लाई कर देना है, लेकिन समेशन सिर्फ k पे अप्लाई होना है। जिस टर्म के साथ या जिस फैक्टर के साथ k नहीं है उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से 1 ओवर x आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा आपके पास k फ्रॉम 1 to 10, क्या जी यहाँ पर k, तो प्लस 2 जो कि कांस्टेंट है, तो ये बचेगा k फ्रॉम 1 to 10, 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर जस्ट k आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। 1 ओवर x एज इट इज, और k फ्रॉम 1 to 10 k, ये क्या चीज़ है जी, ये क्या चीज़ है, याद कीजिए, ये कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है समेशन k फ्रॉम 1 to n
अगर यहाँ पे k लिख दे तो ये क्या बनता है, k की वैल्यू 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन फाइनल वैल्यू कौन सी लेनी है n, तो ये क्या बनता है जी n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के बराबर बनता है। इस बात का आपको पता है, लेकिन इस वक्त n की जगह क्या है जी 10, तो हम इसमें 10 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा जी 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से 2, और ये क्या है जी 1 ही को आपने ऐड करना है 10 टाइम, यानी अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सोन 1, तो 1 को 10 दफा आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा जी। तो बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे 10 को डिवाइड कर दो 2 पर 5 बचेगा, 55 ओवर x प्लस 10 इंटू 2 कितना आ गया जी 20। तो ये आपने सम निकाल लिया। अच्छा जी, डायरेक्ट भी आप n की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सोन 10 तक इसमें पुट करके उन वैल्यूज को ऐड करके भी चेक कर सकते थे, आंसर यही आना था। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाना था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, इसका आपको फायदा ये है कि अगर आपने 10 की बजाय अगर 50 या 100 टर्म्स का भी सम निकालना है तो इतने ही स्टेप्स में आप सम निकाल लेंगे। ठीक है जी, याद कर लें, किसी भी सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें उस सीरीज की nth या kth टर्म गिवन है तो हम क्या करते हैं kth टर्म पे सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, समेशन अप्लाई कर लेते हैं k फ्रॉम 1 टू n। यहाँ तक 10 टर्म्स का सम निकाला था तो n की जगह 10 है, n टर्म्स का सम निकालना होगा तो k फ्रॉम 1 टू n, एक k पे हम समेशन अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत इजी होगा ये। तो नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 5। यार आपके पास एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम आपको गिवन है जी 5 नहीं गिवन, एक्चुअली क्या गिवन है जी 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी तमाम टर्म्स का सम किसके बराबर है जी 5 टाइम्स, 5 गुना है किसके सम के, उसी सीक्वेंस की ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मुराद है, तमाम टर्म्स तो ये बनेगी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पहली दूसरी नहीं, दूसरी इवन नंबर ऑफ टर्म है, तीसरी होगी जी ऑड नंबर ऑफ टर्म में, इस तरह चौथी नहीं आएगी, पांचवी आएगी, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो। अब ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है बता, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात, हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है तो ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar होती है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर होती है एंड सो ऑन। और 5 टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया जी, फर्स्ट टर्म क्या है जी a, उसके बाद हमने सेकंड टर्म नहीं लेनी, कौन सी टर्म लेनी है, थर्ड टर्म लेनी, तो थर्ड टर्म ar स्क्वायर है यहाँ पर, ये लिखना ना भूलिएगा। फिर हमने फिफ्थ टर्म लेनी है, वो बनेगी ar की 4 प्लस अप टू सो, यानी हम दूसरी चौथी छठी ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने का ये आएगा। तो ये इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। हमें पता है सम निकालने का फार्मूला ये होता है इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का। इस फार्मूले को याद कैसे करना है, ए को ए समझ के नहीं याद करना, ए को फर्स्ट टर्म समझ के याद करना है और आर को कॉमन रेशियो समझ के याद करना है। तो ए ओवर 1 माइनस आर मतलब फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब भैया इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है ए ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसमें क्या आ रही है जी, कॉमन रेशियो डेफिनेटली आर आएगी जी, आर इधर 5 टाइम। यहां पर देखिए ये भी एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। सीक्वेंस या सीरीज बात एक ही होती है, सीक्वेंस मतलब कॉमास के साथ, सीरीज मतलब दरमियान में प्लस के साथ, इस बात का आपको पता है। तो ये सीरीज है जी इनफिनिट ज्योमेट्रिक, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है जी, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए ही है, ओके हो गया। 1 माइनस इसका आर, इसको मैं फिर बता रहा हूं, आपने बच्चों इसको आर से नहीं याद करना, इसको ए से नहीं याद करना, इसको याद कैसे करना है, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। आप ऐसे याद किया करें, क्योंकि अगर आपने इसे ए और आर से ही याद कर लिया तो आप गलती से यहां पर भी ए और आर लिख देंगे। अगर आपने याद ये किया होगा कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म नहीं, देखिए वो ए है, नीचे यहाँ पर आर नहीं याद करना, आर याद करेंगे तो गलती कर देंगे, आर लिख देंगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखना हमने, कॉमन रेशियो। अब इसकी कॉमन रेशियो क्या बनेगी, इसको भाई इस पे डिवाइड करके चेक करो या इसको इस पे डिवाइड करके चेक करो, आपको मिलेगा आर का स्क्वायर, तो इसकी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है दरअसल। तो ए से कैंसिल आउट हो गया जी, 1 ओवर 1 माइनस आर, भैया आप देख सकते हैं इसके फैक्टर बन रहे हैं, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर,
तो भाई ये कैंसिल और सॉल्व करो बाकी को, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 5। यहाँ से भैया आर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 4 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है जी आर की 4। तो अब आप तलाश कर सकते हैं आर की वैल्यू आपको मिलेगी 4। ऑप्शन कहाँ नजर आ रही है, मुझे चार्ली में नजर आ रही है। फौरन आपने चार्ली को क्लिक नहीं कर देना, थोड़ा सा सोचना है, अकल का इस्तेमाल करना है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कब निकलता है, सिर्फ तभी निकलता है जब कॉमन रेशियो आर का मोड 1 से कम हो। भाई कॉमन रेशियो हमने निकाली वो तो 4 निकली, अब 4 का मोड तो 4 होता है, वो तो 1 से कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आर की इस वैल्यू के लिए तो दरअसल इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकलता ही नहीं है। तो क्या मतलब होगा इस बात का, इस बात का मतलब ये होगा कि इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकलना ही नहीं है। मतलब ये कह लें कि आर की किस वैल्यू के लिए सम निकलना है कि तमाम टर्म्स का सम बराबर हो जाए 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब ये कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन है जी यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान में रखिएगा ये फार्मूला तब यूज होता है जब आर का मोड 1 से लेस हो। यहाँ पर जो कि आर का मोड 1 से लेस नहीं निकला, इट मींस कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सीरीज हुज nth टर्म इज -1 रेज़ टू n। ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये सीरीज है, इसकी nth टर्म आपको गिवन है। तो अगर मैं आपसे कहूं भैया कि इसकी चंद फर्स्ट फ्यू जो टर्म्स हैं वो फाइंड कर ले, तो कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेटली n की जगह 1 2 3 पुट करके। तो भैया n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -1 की पावर 1 यानी कि -1। इजी सा काम है। n की जगह 2 पुट करेंगे भैया तो -1 की पावर 2 मिल जाएगा 1। लो भाई n की जगह 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा जी -1। n की जगह 4 पुट करेंगे तो भैया -1 की पावर 4 फिर से मिलेगा आपको 1 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस कौन सी है, क्या ये एपी है? तो भाई ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी के लिए डिफरेंस सेम होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इट मींस कि एपी नहीं है। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है जी? अरिथमेटिक सीरीज, ये गलत हो गई। ज्योमेट्रिक गिवन है, ज्योमेट्रिक को चेक कर लेते हैं। तो भाई ज्योमेट्रिक को चेक कर लें, इसको इस पे डिवाइड करें -1 मिलेगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे -1 मिलेगा, इसको इस पे डिवाइड करने से भी -1 मिलेगा। ये बात ठीक है जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो क्या ख्याल है जी, ऑप्शन आपके पास कौन सी होगी जी? चार्ली। लेकिन जरा गौर कर लें, डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है बोथ बी एंड सी। तो सी ऑप्शन तो हमारी ठीक हो रही है, लेकिन बी को भी चेक कर लें आप। तो बी ऑप्शन में क्या लिखा होगा जी? बी ऑप्शन में लिखा होगा जी ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? जिसके साइन चेंज हो रहे हो। क्या चेंज हो रहे हो? साइन जिसके ऑल्टरनेट हो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन भी होता तो वो भी कौन सी होती? ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती। तो इस टाइप की जो ऑसिलेटरी, बल्कि जरूरी नहीं जिसमें साइन चेंज हो रहा हो। ऑसिलेटरी का जो असल मतलब है वो ये होता है कि जिस सीक्वेंस की जो या सीरीज की जो लिमिट है ना वो एक से ज्यादा आ रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चलती जाए ये सीक्वेंस, ठीक है जी। या सीरीज अगर आप इसका सम निकालेंगे तो सम क्या हो सकता है? अगर टर्म्स की तादाद इवन होंगी तो सम 0 हो जाएगा, टर्म्स की तादाद अगर ऑड होंगी तो डेफिनेटली इसमें -1 मिलेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली टर्म -1, सेकंड टर्म ऐड की तो 0 मिला, थर्ड टर्म -1 ऐड की तो -1 मिल जाएगा, फोर्थ टर्म ऐड की तो फिर 0 हो जाएगा सम, फिफ्थ टर्म ऐड की तो फिर आपको सम -1 मिलेगा प्लस अप टू सम। तो क्या मतलब है? अगर टर्म्स की तादाद इवन है तो सम 0 मिल रहा है, अगर टर्म्स की तादाद ऑड है तो फिर सम -1 मिल रहा है। ये बात चेक करना बहुत आसान है। तो ऐसी सीरीज जिसका जो सम है वो एक से ज्यादा वैल्यूज को अज्यूम कर रहा है, तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस के मतलब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसको याद कीजिएगा। बोथ बी एंड सी, डेल्टा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी जो कि करेक्ट है। 23 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। y इसके बराबर में गिवन है, x किसके बराबर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है। इस वक्त आप देखें कि ये एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। भैया इसको इस पे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 2/3x। इसको भी इस पे डिवाइड करने से क्या मिलेगा? साफ नजर आ रहा है 2/3x, राइट। तो ये एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2/3x, जिसकी कॉमन रेशियो क्या है? वो भी 2/3x। और इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकलता है भैया? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम है। कैसे निकालना है? a/1 - r से। तो भाई फर्स्ट टर्म इस वक्त 2/3 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी क्या है? 2/3x। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2/3x
डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा जी 3 माइनस 2x, भाई 3 3 से कट जाएगा तो y बच जाएगा 2x ओवर 3 माइनस 2x के। अब हमने जो फाइंड करना है उसमें 3 ऑप्शन में गिवन है जी, कुछ तीनों में x एक तरफ है y एक तरफ है, तो आपने x को एक तरफ अकेला बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह का समझने के आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का। इसको इधर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 2xy, इधर भैया 2x, चूंकि हमने x फाइंड करना है तो x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2xy, इधर 3y। लो भाई यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा जी आपको, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जी आपको मिलेगा जी 2 भी लड़के कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, x भी कॉमन ले लिया, साथ में 2 भी कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा जी आपको यहाँ से 1 और यहाँ से y, यानी कि 1 प्लस y, उधर है जी 3y, तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो क्या निकल आएगा 3y ऊपर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस y, 2 इंटू 1 प्लस y आपको नजर आएगा जी ऑप्शन 4 में, तो इसका आंसर हमारे पास 4 जी। तो क्वेश्चन 24 है, कहता है जी देयर एग्जिस्ट नो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स। भाई वो कौन सी सीक्वेंस थी जिसमें आपने n टर्म्स के सम को फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ऐसी एक ही सीक्वेंस थी, याद कर लीजिए। एपी में तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये होता है, जीपी की n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक हो गया। एचपी वो सीक्वेंस थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसकी n टर्म्स का सम फाइंड करने का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है जी कौन सी, एचपी। एचपी हमारे पास आपका आंसर है जी, किस ऑप्शन में मौजूद है जी यहाँ पर बी, बीटा ऑप्शन आपकी करेक्ट है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम किस सीक्वेंस के लिए नहीं बनाया गया, तो याद रखिए इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो एपी के लिए भी फार्मूला नहीं है और एचपी के लिए भी नहीं है। एचपी में ना तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है, ना तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला अवेलेबल है। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला सिर्फ जीपी में अवेलेबल है, और वो भी एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। क्या रिस्ट्रिक्शन है जी कि कॉमन रेशियो आर का मोड 1 से कम होगा तो फार्मूला है, अदरवाइज फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या था, सिंपल, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस द कॉमन रेशियो। तो चलिए जी क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं जी। कहता था रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस, भाई इस सीक्वेंस को चेक करो, 6 में से 8 माइनस किया -2, 4 में से 6 माइनस किया -2, डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एपी है। और याद कर लें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से जो नई सीक्वेंस बनती है वो एचपी होती है, ठीक है जी। तो आपको फौरन लग रहा होगा कि यार इसका आंसर एचपी है, कौन सा जी, 24 में बीटा ऑप्शन के साथ एचपी। लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में बताया था कि आपने चेक करना है, क्या चेक करना बोला भाई, 6 में से 8 को माइनस किया, क्या है जी -2, ठीक है जी। 4 में से 6 को, इट मीन्स कि अगर आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे, देखिए 8 में 2 माइनस किया तो 6 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 4 आया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आगे बनेगी 2, इस तरह उससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 0, फिर -2। आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट टर्म्स बन रही है 2 0 -2 बन रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एपी है तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से एचपी बनेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले सकते हैं? नहीं भाई नहीं। 8 6 4 के बाद 2 के बाद 0, क्या 0 का रेसिप्रोकल लिया जा सकता है? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर 0, वो तो अनडिफाइंड नंबर है। तो लिहाजा जहन में रखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस एपी है उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल एचपी बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही सूरत में, अगर उसकी किसी भी टर्म में 0 नहीं आ रहा तो। ठीक है जी, आपने चेक करना है इस टाइप का। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, जिस इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप चेक करेंगे कि क्या एपी की कोई भी टर्म 0 तो नहीं बन रही। अगर तो खुदा ना खास्ता एपी की कोई भी टर्म 0 बन रही होगी, क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का आ गया तो करीब तरीन ही कहीं होगा 0, अगर तो आया तो। अदरवाइज 0 अगर नहीं बनेगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल लाजमी करना है कि 0 तो नहीं आ रहा कहीं,
अगर तो 0 आ रहा है चाहे वो AP है, लेकिन उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया ही नहीं जा सकता, यानी HP बनेगी नहीं। तो HP बनाने के लिए जरूरी क्या है, उस AP का रेसिप्रोकल HP होगा जिसकी कोई भी टर्म 0 ना हो। तो यहां पर आपका आंसर HP नहीं है, यहां पर आपका आंसर क्या मिलेगा जी आपको, नन ऑफ दिस, डेल्टा में आपको मिल रहा है नन ऑफ दिस। ठीक हो गया जी। 26 की बात करते हैं। तो 26 में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ टर्म्स ऐड करके दे रहा है। कहता है ये जो एक्सप्रेशन है इज नेम्ड एज द सेवंथ पार्शियल सम। ये सेवंथ पार्शियल सम से क्या मुराद है, सेवंथ पार्शियल सम से क्या मुराद है, S7, 7 टर्म्स का सम, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम। ये जो Sn होता है दरअसल एक सीक्वेंस का n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम nth पार्शियल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, बोलते हैं जी nth पार्शियल सम, ये बोलते हैं इसको। तो क्या देखिए ये 7 टर्म्स का सम है। देखिए जी सबसे पहले ये 7 टर्म्स पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स पूरी हैं। तो ये 7th पार्शियल सम है, लेकिन ये किस सीक्वेंस का 7th पार्शियल सम है, क्या ये इस सीक्वेंस का 7th पार्शियल सम है। अब यहां पर आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, तो चेक करें क्या इसका nth पार्शियल सम है ये। n की जगह 1 पुट करने से देखें 1 मिल रहा है, नहीं भाई, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 बन रहा है, तो यहां तो 1 है, तो ये तो इस सीक्वेंस की 7 टर्म्स का सम है ही नहीं, पहली टर्म ही गलत आ रही है। चले जी, अब दो ऑप्शंस आपके पास मजीद मौजूद है। यहां पर देखें तो यहां पर समेशन n फ्रॉम 1 to 7 n स्क्वायर है। क्या ये 7th पार्शियल सम है? यस, ये 7th पार्शियल सम है, लेकिन उसने पूछा ये नहीं हुआ कि ये किसके बराबर है, उसने पूछा ये हुआ है कि ये 7th पार्शियल सम है किस सीक्वेंस का। यहां पर देखिए समेशन n की जगह 1 से लेकर 7 तक पुट करेंगे तो यही चीज बन जाएगी, यानी 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 25 36 49, यही बन रहा है। एग्जैक्टली ये नंबर इस सम के इक्वल ही है, लेकिन बात समझने की कोशिश करें, उसने ये नहीं कहा आपसे कि ये किसके इक्वल है। अगर तो वो ये कहता कि ये किसके इक्वल है तो फिर आंसर ये था, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है। उसने ये नहीं पूछा हुआ, उसने पूछा हुआ है ये किस सीक्वेंस का 7th पार्शियल सम है, यानी किस सीक्वेंस की 7 रकमों को जमा करें तो ये बनता है, तो जवाब ये होगा। हालांकि यहाँ पर भी n स्क्वायर है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर आपको उस सीक्वेंस की 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो ये एग्जैक्टली आपने इसके बराबर तो है, लेकिन ये नहीं जवाब बताना। पूछा ये गया है कि ये किस सीक्वेंस की 7 टर्म्स का सम है, तो भैया ये इस वाली सीक्वेंस की 7 टर्म्स का सम है। देखिए इस वक्त आपको ये सीक्वेंस गिवन है, ये n टर्म है उसकी a है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन रहा है, n की जगह 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म बन रही है, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 बन रहा है, तो ये इसी सीक्वेंस की 7th पार्शियल सम गिवन है आपको। तो इस वक्त आपका आंसर क्या होगा जी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, द 10th टर्म ऑफ, इस सीक्वेंस की आपने 10th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये सीक्वेंस कौन सी है, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या रेशियो सेम आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो चेक करें क्या कहीं ये HP तो नहीं है, तो इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लो, उल्टाओ जी इसको, रेसिप्रोकल लेने से क्या बनता है, रेसिप्रोकल लेने से क्या बनेगा जी, -10 -6 -2 एंड सो ये बनती है। अब देखिए ये क्या है, -6 में से माइनस करोगे -10 को तो 4 मिलेगा, -2 में से -4 माइनस करोगे तो भी 4 मिलेगा। तो ये एक सीक्वेंस है, कौन सी वाली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है जी, 4। और अगर ये AP है तो फिर ये क्या होगा, रेसिप्रोकल उसका HP। ठीक हो गया, तो ये HP की आपने 10 टर्म निकालनी है, AP की निकालो 10 टर्म। AP की 10 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, A10। याद कर लें 10 टर्म कैसे निकालनी थी, A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर n की जगह 10, तो 10-1 कितना हो गया, 9 इंटू D। भाई A की वैल्यू फर्स्ट टर्म -10 है, 9 इंटू D कितना आ गया जी, 4। 36 में से 10 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 26। तो अब आपने A10 AP की 10वीं टर्म में आपने HP की 10वीं टर्म निकाली थी, वो बनेगी A10, क्या करेंगे इसका
रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 26 जो AP की टेन टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1/26। आप देख सकते हैं जी इसको ऑप्शन अल्फा में, ऑप्शन अल्फा आपका आंसर है। 28 क्वेश्चन A9 गिवन है आपको 59, A आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 3 और कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, कॉमन डिफरेंस D गिवन है, तो उसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सी होगी, ये AP होगी। और AP में n निकालने का फार्मूला यहीं से निकलेगा, किस फार्मूले से बोला, an = a + n - 1 × d। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इसको इस तरीके से भी याद करना है, अगर आपने n निकालना है तो क्या फार्मूला बन जाएगा, an - a/d + 1, इसी से ये बना है। लेकिन ऐसे भी याद कर लेंगे तो आपको नए सिरे से कैलकुलेशंस जो है ना वो कम करनी पड़ेगी, नए सिरे से ये बनाना नहीं पड़ेगा। an आपको क्या गिवन है जी 59 - a क्या गिवन है जी 3/d, कॉमन डिफरेंस कितना है जी 7 + 1, 59 में से 3 माइनस करेंगे तो 56 आएगा, 7 पे डिवाइड करने से 8 आ जाएगा, +1 ये बन जाएगा 9। तो आपके पास n कितना हो गया 9, यानी कि 9 टर्म्स होंगी जी, बीटा ऑप्शन में आपको मौजूद है जी 9, तो बीटा आपका करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन बहुत सिंपल जी, A1 A2 A3 अप टू सोन AN B R in AP ये कहा हुआ उसने। ऐसा कब होता है, याद कर लीजिए, ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब दरमियान में नंबर A1 A2 A3 अप टू सोन AN A और B के दरमियान में क्या लगते हो, अर्थमेटिक मीन लगते हो। अब पर्टिकुलर के अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ था, याद कर लें फर्स्ट लेक्चर में, A प्लस क्या था जी K इंटू B - A/n + 1। तो यहां पर ये जो नंबर है जी, ये दरअसल क्या है, इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, B - A/n + 1। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये दरअसल क्या है, इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है ये वो है, ठीक है जी। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो यहां से डिफरेंस भी आपको याद हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब निकालना कैसे पड़ेगा, ये काम आपने किया होगा चैप्टर जब पढ़ा था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये n+1 टर्म, ये n+2 टर्म। तो n+2 टर्म को b के बराबर रख के फर्स्ट टर्म a के बराबर पुट करके वहां से d निकल आता है और वो यही निकलता है, ये काम आपने किया हुआ है। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस्ट वे क्या था, आप इस तरीके से याद करें कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पर्टिकुलर अर्थमेटिक मीन निकालने का, उसमें यहाँ पर ये जो k के साथ नंबर मिलता है आपको, वो दरअसल कॉमन डिफरेंस ही होता है इस सीक्वेंस का। तो ठीक हो गया जी, क्वेश्चन 29 हो गया। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का 30, उसमें आपको दिया हुआ है जी 7 + 77 + 777 + so on, n टर्म्स का आपने सम कैलकुलेट करना है। अब आप ये याद कर लीजिए, ये भी काम आपने दरअसल किया हुआ है। आप चैप्टर 6 की बात करें, उसमें आपने ज्योमेट्रिक सीरीज वाली जब एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें ये काम किया हुआ है। आप इसको कैसे करते थे याद कर लीजिए। आप सबसे पहले 7 कॉमन लेते थे, 7 कॉमन लेने के बाद आप 9 से मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते थे, बोला 2 टर्म्स बना लेते थे, ठीक है जी। आप बनाते थे वहाँ पर GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते थे, ठीक हो गया। इतना लेंथी काम जो है हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जहन में रख लें, ये आपने फार्मूला जैसे याद करना है। और ये फार्मूला याद करना बहुत बहुत आसान है, इसको इस्तेमाल करना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ k + k + so on। यहाँ पर कितनी टर्म्स का सम है जी, 2n टर्म्स का सम है। तो यहाँ पर n से मुराद यहाँ पर n टर्म्स का सम है दरअसल, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि k क्या है जी, k यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। k क्या हो सकता है जी, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इस टाइप के अगर आपको सीरीज आ जाए, आपने फाइंड करना उसकी n टर्म्स का सम, तो जस्ट आपने ये फार्मूला याद करना है, 10/9 10 की पावर n -1 -n, ये ऐसे रहना है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर जो k मौजूद है, k की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, और वो जो बाहर पड़ा हुआ k/9 सब इसको पुट करना पड़ेगा आपको बस, ठीक है जी। तो इसी तरह मैं ये भी बता दूं, एक इस टाइप का क्वेश्चन था, एक इस टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर पॉइंट के
पॉइंट के एंड सो इस टाइप का नंबर था। यहाँ पर भी जो के है वो 1 और 9 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स के साथ अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अभी इसको याद कर लें। अब यहाँ पर चेंज क्या है, बाहर तो के ओवर 9 एज इट इज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। 10 ओवर 9 था, यहाँ पर n माइनस, देखिए यहाँ पर n माइनस हो रहा है, यहाँ पर n पहले आ रहा है। 1 ओवर 9 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 10 इज टू n की याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, याद करने का फायदा ये होगा कि आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसको एक ही लाइन में अपना आंसर दे देंगे, ना कि वो 1.5 सफ़े का जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था वो चलाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो के की जगह 7 है, ये वाला फार्मूला यूज नहीं होना क्योंकि ये फार्मूला पॉइंट के साथ यूज करना है। यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा है तो के की जगह 7 है, तो जस्ट आपने यहाँ पर 7 पुट करना है, 7 ओवर 9 इंटू 10 ओवर 9 10 रेज़ टू n माइनस 1 माइनस n। अब आप अपनी ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। ऑप्शन में पहली ऑप्शन में देखिए 70 ओवर 81 है, एग्जैक्टली जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ओवर 9 के साथ तो ऊपर 70 नीचे, ठीक है जी, 81 बन जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, और माइनस n था, डेफिनेटली ये नंबर n से भी मल्टीप्लाई होना है, 7n ओवर 9 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही आपको इसका आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए। फर्ज कर लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है जी 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू सो। तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले देखिए फार्मूला कौन सा यूज होना है, ये वाला यूज होना है कि ये वाला यूज होना है। डेफिनेटली पॉइंट के साथ आ रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज होना है। तो जस्ट के की जगह क्या मौजूद है इस वक्त 2, तो आपने इस फार्मूले में अब के की जगह 2 पुट करना है, 2 ओवर 9 बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी n, ये सारा एज इट इज है, इसमें कोई जो है वो चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये करना पड़ेगा 2 और 9 को इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें और इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आपने ये याद किया होगा तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का एक ही लाइन में 2 ही सेकंड्स में आंसर जो है वो बता सकते हैं। ये था जी हमारा चैप्टर 6। हमने चैप्टर 6 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।